स्टेट पॉलिटी अध्याय 3 संसदीय सरकार, लोग व उनके प्रतिनिधि। जरा सोचकर बताइए, क्या आपके विद्यालय, गांव, शहर या देश की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? हाँ, यदि समूह छोटा हो तो शायद यह संभव है। यह सारे लोग उसमें बराबरी से हिस्सेदारी कर सके और जरूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाए। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो या फिर गांव भी हो न हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बने, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अपने प्रतिनिधियों द्वारा हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि अलग अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम सभा, पंचायत, राज्य विधानसभा और संसद। आ गया फिर से वोट मांगने। इस बार मैं इसे बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। इन प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र में लोगों की राय जाने, लोगों की समस्याओं को सुने और हल करने का प्रयास करें। इन प्रतिनिधियों का चुनाव 5 वर्ष तक के लिए होता है और इसकी जिम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि ये ठीक से काम नहीं करे तो लोग इन्हें दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं। प्रतिनिधि का अर्थ होता है लोगों द्वारा किसी क्षेत्र में चुना गया व्यक्ति। सरकार द्वारा सही होगा पहला ही, उस क्षेत्र। राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं? वार्ड सदस्य। लोग स्थानीय शासन की इकाइयों जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक सभी में शामिल होने वाली प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने व उन्हें लागू करने और शासन के जरूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं। संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समय अवधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने या फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए भारत में यह अवधि सामान्यतः 5 साल की है। 5 साल बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट न देकर नए प्रतिनिधि को भी चुन सकते हैं। संसद का गठन। भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है। लोकसभा। भारतीय संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सदन के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यह बैठक वाले प्रतिनिधियों यानी लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं, लेकिन इनमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य भी मनोनीत किए जाते हैं। संसद भवन, नई दिल्ली। बिहार निर्वाचन क्षेत्र: गोपालगंज, सासाराम, गया, जमुई। चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य का सांसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं। राज्यसभा। भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश की राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्यसभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग की विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं।
फिर विधानसभा में निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक 2 साल के बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस समय थे। सरकार का गठन, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है। सरकार का गठन, लोकसभा चुनावों के बाद चुने गए संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनीतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती है, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 में कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के जरूर 272 सीटें न मिल पाए तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। नीचे सन 1984 में 8वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे की तालिका दी गई है। राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी भाजपा 002 वोट था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद भाकपा 22, इंडियन कांग्रेस सोशलिस्ट 4 थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 404, जनता पार्टी 10, लोक दल 10, ऑल इंडिया सब देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8वीं लोकसभा चुनावों में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं? इस तालिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 8वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम 1984। पिछले कुछ सालों में हुए लोकसभा चुनाव के किसी एक राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं थे, इसलिए वे कई दलों के साथ मुद्दों पर मिलकर गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिश की है। गठबंधन की सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे दी गई लोकसभा चुनाव 1999 के नतीजे की तालिका को पढ़े व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 13वीं लोकसभा चुनाव 1999 का परिणाम, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए तो उसे 6 महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है। सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना। सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीति और कार्यक्रमों की आलोचना करना, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना प्रमुख है। प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना, यदि आपको अपने इलाके में के बारे में प्रश्न पूछना है तो आप अपने सांसद को क्या प्रश्न पूछेंगे? कई मौके पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार की किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से संबंधित होता है जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव, इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपस में चर्चा कीजिए। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखने के लिए एक मजबूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अभ्यास के प्रश्न।